सो गुड नून गाइस, आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, यानी कि एक काम करने से वो रूल हर जगह फॉलो होता है, लेकिन हर चीज के कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होते हैं, है ना। मैंने कहा बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। आपको नहीं सर, है ना। हमारे पड़ोस में लड़का रहता था भोलू राम, बिल्कुल नहीं पढ़ता था, नंबर अच्छे आते हैं। मैं क्या कहूं बेटा, एक्सेप्शन है ना। मैंने मैंने कहा बेटा कि आप कानून का पालन करें, अगर आप कानून तोड़ेंगे, किसी के साथ मारपीट करेंगे तो पुलिस पकड़ ले जाएगी आपको। नहीं सर, हमारे मोहल्ले में रहता है कल्लू दादा, है ना, 5 खून कर दिया, आज तक पुलिस ने नहीं पकड़ा। मैं क्या कहूंगा, एक्सेप्शन है बेटा, है ना। मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको एक्सेप्शन की स्टोरी सुना सुना के मोटिवेट करते हैं, और करा भी एकमात्र तरीका एक्सेप्शन की स्टोरी सुना के ही मोटिवेट करा जा सकता है ना। लाइक एक लड़का था, उसने 11वीं क्लास में सब कुछ छोड़ के क्रिकेट खेलना शुरू करा, सचिन तेंदुलकर बन गया। हमारे साथ तो बहुत न करा था, है ना। तो वो नहीं होता वो, तो एक्सेप्शन वो है। यानी कि बात क्या है, मैंने आपसे कहा बेटा अगर प्राइस ज्यादा होंगे तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी। आप कहे नहीं सर, एक ऐसा प्रोडक्ट मैंने देखा प्राइस भी बढ़ते हैं डिमांड भी बढ़ती है। मैं क्या कहूंगा, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि कुछ प्रोडक्ट या कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती है जब प्राइस के साथ डिमांड भी इंक्रीज कर जाती है। इन दोनों में कैसा रिलेशन हो जाता है, पॉजिटिव रिलेशन हो जाता है। इस रिलेशन को हम इस सिचुएशन को हम कहते हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, यानी जहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। तो ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है, तो उनमें से सबसे पहली जो सिचुएशन है वो है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। एक मिनट रुको, इसके आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शंस, यानी कि जो आप अपनी सोशल इमेज के लिए लेते हैं, जो आप दिखावे के लिए खरीदते हैं, जिनका एक्चुअली में कोई भी यूज नहीं होता। ध्यान रखिए दोस्तों, लग्जरी गुड्स नहीं है, ये आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन है। मान लीजिए डायमंड बाहर रेहड़ी पर 10 रुपए किलो बिक रहे हो, है ना। एक रेहड़ी लेके खड़ा एक आदमी, 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, हीरे ले लो 10 रुपए किलो। बताओ कौन कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा। उस हीरे का आप करेंगे क्या। ऐसा हीरा जो 10 रुपए किलो मिल रहा है उसका आप कुछ कर सकते हैं, नहीं। एमएफ हुसैन की पेंटिंग 2.5 करोड़ में बिकती है। वो बिकती इसलिए क्योंकि वो 2.5 करोड़ की है ना। अगर वही पेंटिंग 20 रुपए में कोई बेच रहा हो ना लेके, उस पर तो कोई नहीं खरीदेगा उसे, है ना। उसमें ऐसा इसलिए है कि जब मैं अपने ऑफिस के पीछे एमएफ हुसैन लगाता हूं तो मैं अपनी सोशल स्टेटस आप लोगों को दिखा रहा होता हूं कि लुक, मेरे पास एमएफ हुसैन है, जो और किसी के पास नहीं है, जो महंगा है। वो तो आज तक किसी के समझ में नहीं आया कि बना क्या दिया, ठीक है। बात क्या है, बात है, मैं बता रहा हूं दिखावे की वस्तुएं। एक कंपनी है जो पानी बनाती है, फ्रांस की कंपनी है। उसकी पानी की जो एक बोतल है वो ही 1 लाख या 1.5 लाख रुपए में आती है, ठीक है। तो 1.5 लाख रुपए के पानी में ऐसा क्या है, कुछ नहीं है। केवल और केवल वो दिखावे की चीज है कि जब आप वो पानी दूसरे के सामने दें, है ना, तो लगे कि भाई हाँ 1.5 लाख का पानी पी रहे हैं। वो बिकी इसलिए रहा है क्योंकि वो 1.5 लाख का है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। दिखावे की वस्तुएं केवल तब बिकती हैं जब उनके प्राइस क्या हो, ज्यादा हो। अगर उनके प्राइस कम हो गए तो लोग दिखावा करेंगे कैसे, है ना। तो इसलिए उनको, जितनी वो महंगी होती है उनकी डिमांड भी उतनी ही ज्यादा होती है, ठीक है। अगर वो महंगी ना हो तो उनको कोई ना खरीदे, क्योंकि वैसे वो किसी काम की है नहीं। नेक्स्ट,
आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन जो ये मतलब कि आप समझ लीजिए जो मैं बता रहा हूं एक्सेप्शन है, ये सबसे पहले इसके बारे में जो पता लगाया वो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे सर रॉबर्ट गीफन, उन्होंने, और इसीलिए उन्होंने उस गुड्स का नाम हुआ गीफन गुड्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि गीफन गुड्स क्या होते हैं। ठीक है, सर रॉबर्ट गीफन ने देखा कि कुछ कमोडिटी ऐसी है कि जिनके प्राइस बढ़ते हैं तो उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है, और जिनके प्राइस कम होते हैं तो उनकी डिमांड भी कम हो जाती है। अब ये ऐसा होता कैसे है देखिए जरा। मान लीजिए हमारे पास 2 तरह के घी हैं, एक देसी घी और एक डालडा। ठीक है, डालडा घी लगा लीजिए आप, या एक गीफन टाइप का लगा लीजिए। एक इसके बीच में एक वो भी है जो घी तो है लेकिन डालडा से ऊपर का है, देसी से थोड़ा नीचे का है। देसी घी को आप नॉर्मल क्वांटिटी समझ के चलिए, डालडा घी को आप गीफन गुड समझ के चलिए, क्योंकि डालडा घी से नीचे कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब है क्या कि मान लीजिए देसी घी के प्राइस है 500 रुपीज के जी और डालडा घी के प्राइस है 300 रुपीज के जी। ठीक है, अब ये मान लीजिए 5000 लोग हैं, एक सेक्शन जो डालडा परचेज करता था, और 8000 लोगों का एक सेक्शन है जो देसी घी परचेज करता था। अब क्या हुआ, देसी घी के प्राइस बढ़ गए 500 से 800 और डालडा के बढ़ गए 300 से 500। अब इन 8000 में से मान लीजिए 3000 लोग ऐसे हैं जो केवल 500 रुपए ही अपनी इनकम का घी पे खर्च कर सकते हैं, 500 से फालतू नहीं खर्च कर सकते। तो वो कहां चले जाएंगे, वो डालडा में चले जाएंगे। यानी 5000 पहले था और 3000 यहाँ पे इंक्रीज हो गया, है ना। और जो ये डालडा खा रहे थे ये बेचारे इससे नीचे जाए तो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए गीफन गुड्स एक्चुअली में वहां पे जहां पे सर रॉबर्ट गीफन ने देखा, इंग्लैंड स्वीडन वगैरह, वहां पे क्या था कि सर्दियों में नॉन वेज की कंजप्शन ज्यादा होती है वहां पे, तो नॉन वेज लगा लीजिए आप और वेज में पोटैटो। तो उन्होंने देखा जब नॉन वेज के प्राइस बढ़ते हैं तो पोटैटो के प्राइस भी बढ़ते हैं, आलू के प्राइस भी बढ़ते हैं, लेकिन पोटैटो के प्राइस भी बढ़ रहे हैं लेकिन डिमांड भी बढ़ रही है, क्योंकि जो नॉन वेज खाने वाले लोग थे जिनकी रेंज से अब नॉन वेज बाहर हो गया, वो कहां चले जाते थे, पोटैटो पे चले जाते थे, आलू पे चले जाते थे। इस वजह से वो दोनों चीजें इंक्रीज करती रहती है। तो गीफन गुड्स के केस में जो प्राइस इफेक्ट होता है वो क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। इनके प्राइस भी बढ़ते हैं और इनकी डिमांड भी बढ़ती है। ठीक है ना, नॉर्मल नॉर्मल से नीचे आता है इंफीरियर, और इंफीरियर से नीचे भी क्या आता है, गीफन, यानी इनसे नीचे कुछ नहीं है। ठीक है, अगला है बेटा कंज्यूमर इग्नोरेंस। आपने मार्केट से एफएमसीजी प्रोडक्ट्स कुछ खरीदे होंगे, लाइक शैम्पू। तो कभी जब आप शैम्पू लेते हैं तो लेने में बाइंग बिहेवियर कैसे होता है, क्या आप ऐसे पूछते हैं भैया सनसिल्क कितने का दिया, 100 ml, उसने कहा इतने का, अच्छा पैंटीन, उसने कहा इतने का, अच्छा हेड एंड शोल्डर, उसने कहा इतने का, अच्छा ये, उसने कहा इतने का, अच्छा जो सबसे सस्ता वाला है वो दे दो। ठीक है, जर्नली तौर पे हम क्या करते हैं, हम सीधा जाते हैं, हम कहते हैं भैया ये वाला शैम्पू दे दो, उसको लेके आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको क्रीम खरीदनी है कोई, ठीक है, कोल्ड क्रीम में मान लीजिए लेनी है, तो कभी हम ये नहीं करते सबसे सस्ती वाली दे दो, हम है ना जो हमें पसंद है वो हम लेते हैं एंड लेके आ जाते हैं। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है प्राइस बढ़ते हुआ चला जाता है लेकिन डिमांड उतनी ही रहती है, बढ़ती चली जाती है, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस की तरफ देखता ही नहीं है, वो उसे फुल इग्नोर करता रहता है। ठीक है, खास तौर पे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में ऐसा होता है। आप जो सोप यूज कर रहे हैं, आप जो शैम्पू यूज कर रहे हैं, आप जो क्रीम यूज कर रहे हैं, उसकी जो स्टैंडर्ड उसकी कीमत आपको नहीं पता होगी। लाइक अगर आप एक पाउच यूज कर रहे हैं तो आपको ये नहीं पता कि 1 रुपए के पाउच में, पहले कितना मटेरियल आता था, अब कितना मटेरियल आ रहा है।
ठीक है, उसको बोलते हैं कंज्यूमर इग्नोरेंस, यानी कंज्यूमर क्या करता है, इग्नोर करता हुआ चला जाता है। अगला है फोर्थ नंबर पे है बेटा एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन प्राइस। बेटा बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है कि कंज्यूमर को लगता है भविष्य में प्राइस इंक्रीज होने वाला है, तो इसलिए आज ही खरीद लो, ठीक है, कीमत बढ़ती रहती है, फिर भी कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि फ्यूचर में प्राइस और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए लोग अभी से उसे स्टोर करना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। वॉर की सिचुएशन में ऐसा होता है या कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ रही है उस टाइम पे ऐसा होता है कि प्राइस भी बढ़ते रहते हैं, लेकिन लोगों के अंदर एक फियर होता है, इसलिए वो उसे एक्वायर करना शुरू कर देते हैं। हमारे लॉकडाउन के टाइम में मास्क वगैरह के साथ, मास्क सैनिटाइजर के साथ हुआ था, जब इनिशियली लॉकडाउन लगा उस टाइम क्या था, जो सिंपल मास्क है उसके प्राइस भी बढ़ते जा रहे थे, लेकिन उसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही थी क्योंकि लोगों को लग रहा था आगे पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगला है बेटा कंज्यूमर साइकोलॉजी। कई बार कंज्यूमर है ना प्राइस को क्वालिटी के साथ जज करता है या प्राइस को अपने स्टेटस के साथ जज करता है। लाइक आईफोन के बिकने की एक ही यूएसपी है कि आपको वो महंगे रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। आज भी अगर फोन के नाम पर कोई एक फोन है जो आपके स्टैंडर्ड को दर्शाता है, जिसको लेने के बाद आप एक यूनिक फील करते हैं, वो आईफोन ही है केवल और केवल, ठीक है। भले ही वो उसके अंदर फंक्शन कुछ भी ना हो, आदमी दुखी होता रहे, लेकिन कम से कम आप मिरर के आगे सेल्फी लेते हैं, ठीक है। तो ये कंज्यूमर की साइकोलॉजी है। जब कंज्यूमर ये समझे कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा है तो वो अच्छा ही होगा। हम अक्सर ये यूज करते हैं जब भी हम बाहर खाने जाते हैं, कहीं पे भी जब हम बाहर घूमने जाते हैं तो हम देखते हैं कोई अगर महंगा रेस्टोरेंट है तो हम ये मान के चलते इसमें खाना बढ़िया मिल रहा होगा, ठीक है ना, ये मजबूरी है, ठीक है। ये एक जनरल साइकोलॉजी है कि बढ़िया सा है, शीशा से लग रहे हैं, तो ये कई बार चल भी जाता है, कई बार इसमें बड़ा नुकसान भी होता है, पैसे भी ज्यादा जाते हैं, टेस्ट भी नहीं आता। तो देन ये एक साइकोलॉजी होती है। तो इस कंडीशन में भी प्राइस के बढ़ने के साथ डिमांड बढ़ती रहती है, यानी लो ऑफ डिमांड क्या करता है, ऑपरेट नहीं करता। तो ये वो सिचुएशन है जहां पे लो ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करता है, ठीक है बेटा। यहां तक अगर आप में कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। इसके आगे चलते हैं, आगे हम चलते हैं मूवमेंट इन डिमांड कर्व। एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ठीक है बेटा। मूवमेंट एंड शिफ्ट, देखिए मैंने आपको बताया कि जो डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं वो है प्राइस ऑफ गुड, प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, पॉपुलेशन, ठीक है। इनके बारे में हमने बात करी। मैंने कहा ये अपने आप में अलग ग्रुप है और ये अपने आप में अलग ग्रुप है, इसको बोलते हैं अदर थिंग्स या इसको बोलते हैं सर्टिस पेरिबस, ठीक है बेटा, अदर थिंग्स या सर्टिस पेरिबस। तो जब लो ऑफ डिमांड हम पढ़ते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि अन्य बातें समान हैं, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, सर्टिस पेरिबस रिमेन्स कांस्टेंट। बात समझ आ रही नहीं आ रही है, सर्टिस पेरिबस रिमेन्स कांस्टेंट, ये हम मान के चलते हैं। तो मूवमेंट भी यहीं से ही आती है, व्हेन अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, अगर अन्य बातें सर्टिस पेरिबस समान है, एंड प्राइस इंक्रीज, अगर प्राइस इंक्रीज होता है, देन देयर इज ए कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है संकुचन। जीडीपी में 27% का कॉन्ट्रैक्शन आ गया, इसका मतलब
इंडिया की जीडीपी 27% से सिकुड़ गई, ठीक है ना। एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार, किसी चीज का फैल जाना, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है संकुचन, ठीक है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड की। होता कैसे है ये? मूवमेंट में दो तरह की मूवमेंट होती है, या तो एक्सटेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन इस तरह से होता है कि ये मान लीजिए डिमांड कर्व है डीडी, ठीक है। प्राइस यहां था तो डिमांड यहां थी, ओपी प्राइस, ओ क्यू डिमांड। प्राइस पी से बढ़ के हो गया P1, तो डिमांड प्यारे दोस्तों Q से कम होकर हो गई Q0। तो पहले हम इस A पॉइंट पर डिमांड कर रहे थे, अब हम इस B पॉइंट पर डिमांड कर रहे हैं। तो डिमांड कर्व में मूवमेंट हुई अपवर्ड साइड में, डिमांड कर्व में मूवमेंट हुई अपवर्ड साइड में। लेकिन देखो ये अपवर्ड साइड की मूवमेंट है ना, इसने क्या कर दिया? डिमांड को कम कर दिया। तो इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, यानी अपवर्ड साइड मूवमेंट। ये आप समझ लीजिए एमसीक्यू में बहुत बार आता है कि भाई अगर एक डिमांड कर्व में मूवमेंट है अपवर्ड साइड, तो बताओ वो क्या है? एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे भी आ सकता है कि मूवमेंट में क्या होता है? एक्सटेंशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ध्यान रखिए अपवर्ड साइड जो मूवमेंट होती है उसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। मूवमेंट ये है बेटा ए से बी। अगर आप मूवमेंट बना रहे हैं और आप ये एरो नहीं बना के आते तो ये पूरा गलत है, ठीक है। सारा सारा खेल इस वाले एरो का है कि आपने बताया है डिमांड कर्व यहां से यहां आ गई, ठीक है। आगे आगे हम चलते हैं। व्हेन अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज, देन देयर इज ए एक्सटेंशन इन डिमांड। ठीक है, अगर अदर थिंग्स कांस्टेंट है और प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड में क्या हो जाती है? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब विस्तार, विस्तार का मतलब जैसे नोएडा एक्सटेंशन नाम सुना हो आप लोगों ने, ठीक है ना। तो नोएडा का विस्तार, एक्सटेंशन, ठीक है। एक्सटेंशन इन डिमांड, तो ये कैसे होता है? यहां बेटा ये मान लीजिए डीडी डिमांड कर्व है, पहले हमारा ये प्राइस था एंड ये थी हमारी डिमांड, ये ओपी प्राइस, ओक्यू डिमांड। जैसे ही प्राइस कम हुआ पी से P0, डिमांड हमारी हो गई क्यू से Q1। तो इस ए पॉइंट से हम बी पॉइंट पे आ गए, यानी डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है ना। कैसी मूवमेंट है? डाउनवर्ड मूवमेंट। और इस डाउनवर्ड मूवमेंट को क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन, ठीक है। तो मूवमेंट दो तरह की, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्शन में अपवर्ड मूवमेंट होती है और एक्सटेंशन में डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, ठीक है। अच्छा, इसकी अजम्पशंस क्या है? जो लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशंस थी, जो अजम्पशंस लॉ ऑफ डिमांड की थी वही सेम इसी की हैं। यानी देयर इज नो चेंज इन अदर थिंग्स, देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, देयर इज नो चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, एंड वो सारा जो है वो सभी इसी में। आगे इसे बेटा अगला टॉपिक है हमारा शिफ्ट इन डिमांड। अब शिफ्ट इन डिमांड में दो तरह से शिफ्ट होती है डिमांड कर्व। जैसे वहां पे एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे होता है इंक्रीज एंड डिक्रीज। अब देखिए कई चीजें ऐसी होती हैं जिनका प्राइस टाइम टू टाइम प्राइस बढ़ता चला जाता है और डिमांड भी बढ़ती चली जाती है। जैसे पेट्रोल, आप पेट्रोलियम के प्राइसेस देख लीजिए ईयर बाय ईयर एंड उसकी डिमांड देख लीजिए, आप कहेंगे तो बढ़ती जा रही है। फिर आप लीक करके देख लीजिए शराब के, प्राइस भी बढ़ते जाएंगे, डिमांड भी बढ़ती जाएगी। अब मैं कहूं ये भी एक्सेप्शन है वो भी एक्सेप्शन, अगर मान लो किसी में बहुत सारी एक्सेप्शन हो तो वो एक्सेप्शन गा रही, वो तो रूल ही हो गया, है ना।
वो तो जनरल रूल हो गया बेटा। सर्टिस पेरिबस में जब हम बोलते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है टाइम। जब भी हम कहते हैं अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, तो उसके साथ साथ हम इंप्लाइड रूप से कहते हैं कि टाइम इज आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। हम टाइम फैक्टर पर बात नहीं कर रहे, हम टाइम को भी क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। तो जब अन्य बातें, प्राइस अगर कांस्टेंट हो, ठीक है ना, शिफ्ट इन डिमांड में क्या होता है प्यारे दोस्तों, शिफ्ट इन डिमांड में हम बात करते हैं when price remains constant and due to other things। जब प्राइस तो कांस्टेंट हो लेकिन अन्य बातों की वजह से डिमांड में इंक्रीज आ जाए या डिमांड में राइज हो जाए तो उसे बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, और डिमांड में अगर फॉल हो जाए तो उसे बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, मैं सिर्फ शब्दों में खेल रहा हूं, बाकी चीज वही है, कोई ऐसी इसमें नई बात नहीं है। तो इंक्रीज इन डिमांड क्या हो गया, सबसे पहले ही हो गया व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, ड्यू टू अदर थिंग्स, there is a rise in demand, then it is known as increase in demand। सो सिंपल एंड सो आसान। ठीक है, कि जब प्राइस कांस्टेंट हो, मान लीजिए प्राइस हमारे पास यहां है 10 रुपए और डिमांड थी 50 यूनिट्स, ठीक है, प्राइस अभी भी 10 रुपए है और डिमांड हो गई 70 यूनिट्स, तो इसे क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड। ऐसा क्यों हो सकता है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो सकती है, और कोई कारण, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, हाँ जी, उस गुड का सीजन आ गया, बिल्कुल सही बात है, और टेस्ट एंड प्रेफरेंस उसका अच्छा हो गया, और कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, और प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो भी हो जाएगा ऐसा, है ना। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाए, कम हो जाए, मान लीजिए कार और पेट्रोल के प्राइस बहुत कम हो गए तो क्या डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। बात समझ आ रही नहीं आ रही है। एक स्टूडेंट पहले भी 3 घंटे पढ़ता था जब उसके नंबर आते थे 50%, अब भी 3 घंटे पढ़ता है, अब नंबर आ गए 70%, क्यों भाई, है ना। तो अदर थिंग्स में ऐसा, ये क्या है, तो उसको बोलते हैं हम इंक्रीज इन डिमांड जब प्राइस कांस्टेंट है। ध्यान से सुनो, इंक्रीज इन डिमांड का जो डायग्राम वो कैसा बनेगा, यहाँ है प्राइस और यहाँ है क्वांटिटी डिमांड। प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, लेकिन डिमांड यहां से शिफ्ट होकर राइट साइड शिफ्ट कर जाए डी से D1, तो इसे बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। और इंक्रीज इन डिमांड में जो डिमांड है वो किस साइड शिफ्ट होती है, राइट साइड शिफ्ट या राइट वर्ड शिफ्ट। ठीक है, यानी कि यहां पहले हम कर रहे थे ओ क्यू और अभी हम कर रहे हैं ओ क्यू वन, प्राइस वही की वही है लेकिन शिफ्ट हो गया। अच्छा, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, इसके कोजेस, इसको बहुत ध्यान से सुन लेना, इन कोजेस से ही आपकी केस स्टडी सोल्व होगी। तो पहला कारण ये है कि देयर मे बी राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, अगर हमारे कॉम्पिटिटर गुड का प्राइस ज्यादा हो जाए तो हमारा गुड ऑटोमेटिक क्या बन गया, सस्ता, और क्योंकि हमारा सामान सस्ता हो गया तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, हमारा प्राइस तो सेम टू सेम है ना। सेकंड, देयर मे बी फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अगर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड कम हो जाए तो भी हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। देयर मे बी राइज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो भी हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। देयर में भी टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो क्या हो जाए, हमारे फेवर में हो जाए, वो इंक्रीज हो जाए। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि गुड्स के प्राइस क्या होंगे, राइज होंगे। इसी तरह इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है, इक्वल हो रहा है।
इसी तरह पॉपुलेशन में भी क्या हो सकती है, राइज हो सकती है। तो ये सभी कारण है किसके, इंक्रीज इन डिमांड के। तो सर डिक्रीज इन डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज इन डिमांड हो गई व्हेन प्राइस ऑफ एक्स रिमेन्स कांस्टेंट एंड ड्यू टू अदर थिंग्स there is a fall in demand, then it is known as decrease in demand। तो उसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, डिक्रीज इन डिमांड। देखिए प्राइस हमारा पहले भी 10 रुपए था, अभी भी 10 रुपए है। क्वांटिटी डिमांड पहले 50 यूनिट बिकती थी, अब 30 यूनिट बिकने लग गई सिर्फ। तो इसको क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, इसका डायग्राम भी ऐसा ही बनेगा। ये प्राइस ऑफ एक्स है, ये हमारी इनिशियल डिमांड है डीडी, यानी जब प्राइस था हमारा ओपी तो हम डिमांड कर रहे थे ओ क्यू। प्राइस सेम टू सेम ये का यही है, लेकिन कुछ अन्य कारण हुए जिनसे डिमांड हमारी डी से कहां आ गई, डी जीरो पे आ गई, लेफ्ट साइड शिफ्ट कर गई। और अब हम क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं ओ क्यू, तो ये किस साइड शिफ्ट हो गए हम, लेफ्ट साइड शिफ्ट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन डिमांड। और इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, बिल्कुल सही उसका अबाउट, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स कम हो जाए, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बढ़ जाए, इनकम कम हो जाए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कम हो जाए, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हो के प्राइस डाउन जाएंगे, पॉपुलेशन है वो कम हो जाए। ठीक है ना, क्या पॉपुलेशन कम हो सकती है किसी जगह से, बिल्कुल हो सकती है ना। रशिया अंडर पॉपुलेशन से जूझ रहा है फिलहाल, जापान अंडर पॉपुलेशन से जूझ रहा है। जापान गवर्नमेंट युवाओं को अगर शादी करो और पैसे कर सॉरी शादी करो और बच्चे पैदा करो, इसलिए मोटिवेट करती है, पैसे तक देने को तैयार है। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या है, पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है। रशियन गवर्नमेंट बहुत सारी जगह पे कहती है भाई आप आइए, आके बसिए यहाँ पे, आबादी बढ़ाइए, हम आपको पैसा देंगे। अब तुम यही सोच रहे हो सर इंडिया वालों को ले जाके क्यों नहीं बसाते, बेटा वो अपनी ब्रीड बढ़ाना चाहते, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल बन जाए। तो ये सारे रीजन हैं जिनकी वजह से डिमांड कर्व शिफ्ट करती है। ठीक है भाई, तो ये था एक लिटिल सा इंट्रोडक्शन मूवमेंट का एंड शिफ्ट का। सर हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया समझ में आया, प्लीज थोड़ा सा और करवाओ। ओके, आगे हमें करना है इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड के बारे में। नया नहीं है ये तो, नया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये छोटा सा है हिंदी का टॉपिक, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। देखिए इंडिविजुअल डिमांड, अभी तक जो हम बात करते आए ना वो एक आदमी की डिमांड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप एक मार्केट स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं तो आपको एक आदमी की डिमांड नहीं, आपको पूरी मार्केट के बारे में सोचना पड़ता है। अच्छा मार्केट कैसे बनती है, जब बहुत सारे इंडिविजुअल इकट्ठे हो जाए तो वो क्या बन जाती है, मार्केट बन जाती है। मैंने कहा किसी प्रोडक्ट का प्राइस, किसी प्रोडक्ट का प्राइस ऐसे है 10 रुपए, 8 रुपए, 7 रुपए, 5 रुपए हुआ। ठीक है, तो जो राम है जब 10 रुपए प्राइस था तो खरीदता था 3 क्वांटिटी, फिर खरीदने लगा 4, फिर लगे 5, फिर खरीदने लगा 6। ये मान लीजिए आइसक्रीम है, आइसक्रीम का प्राइस जब 10 रुपए था तो राम 3 खाता था, लेता था, फिर 4 लेने लगा, फिर 5 लेने लगा, फिर 6। यहाँ शाम है, शाम ऐसे करता था 2, 3, 4, 5। यहाँ मोहन है, मोहन लेता था 5, 6, 7, 8। यहाँ सोहन है, सोहन लेता था 1, 2, 3, 4। यहाँ मोहन, मोहन तो हो ही गया। यहाँ टोनी है, ठीक है, टोनी लेता था 1, 2, 3। तो ये अलग अलग कंज्यूमर हो गए ना ये,
और इन सभी कंज्यूमर को जब आप मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? मार्केट। तो जोड़ो भाई, यहां पे मार्केट की डिमांड निकालते 10 रुपए पे, कितनी हो गई? यहां कितनी हो गई भाई? हाँ जी 16। यहां कितनी हो गई? 5 और 7 12, 12 और 9, यहां कितनी हो गई? ये 8 है, ये 4 है। ट्वेंटी सिक्स। तो ये तो है इंडिविजुअल डिमांड और ये है मार्केट डिमांड। बेटा जब भी आप डिमांड करो बनाते हैं, जब भी आप डिमांड करो बनाते हैं तो जो इंडिविजुअल डिमांड है वो थोड़ी स्टीपर बनती है, ठीक है ना, और जो मार्केट डिमांड है वो थोड़ी फ्लैटर बनेगी, ठीक है। अब ये स्टीपर और फ्लैटर ये क्या होता है, कैसे ये काम करता है, ये हम देखेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, और जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि डिमांड की इलास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बाद ही हम आप लोगों को क्वेश्चंस एंड देन जो केस स्टडी है वो अलॉट करेंगे, ठीक है। तो अभी तक कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो, क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं।